कहा जाता है कि आज से करीबन 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती बनी और आज ही से करीबन 3.8 अरब साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। इंसानों ने हजारों सालों से अपने पूर्वजों के निशान खोजते हुए पूरी धरती लांघ दी। हम धरती पर आखिर कहां से आए, ये सवाल खुद से पूछते हुए इंसानों ने न सिर्फ आसमान की ओर देखा बल्कि धरती और समुद्र की गहरी थाह में अपने इतिहास को खोजा। लेकिन प्रमाणों के जरिए जैसे जैसे हम समय में पीछे जाते गए, हमारी हैरानी और जिज्ञासा दोनों ही बढ़ते गए और एक वक्त में आकर हमें मालूम हुआ कि हमारे दूर के पूर्वज अरबों साल पहले धरती की सतह पर मौजूद पानी की गर्म और सुरक्षित पनाह में जन्मे होंगे। लेकिन क्या इस बात पर यकीन करना इतना आसान है? आज हम धरती को लाखों तरह के दूसरे जीव जंतुओं के साथ साझा करते हैं। इनमें से कुछ हमारे करीबी हैं जो हमसे मेल खाते हैं, लेकिन कुछ बेहद अनोखे और अलग हैं, इतने अलग कि हमारी और इनकी कुदरत दूर दूर तक कहीं मेल नहीं खाती। लेकिन विज्ञान कहता है कि धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के पूर्वज एक ही थे। इस बात को मानना और इस पर आंखें बंद करके यकीन करना मेरे और आपके लिए काफी मुश्किल है। इसीलिए आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां हम हमारे पूर्वजों के निशान खोजने की कोशिश करेंगे। विज्ञान का ये सफर न केवल आपको सुदूर इतिहास में ले जाएगा, बल्कि हमें मौका मिलेगा उस राज को जानने का जिससे जीवन पैदा हुआ। हम अरबों साल पहले धरती के माहौल का नजारा करेंगे। हम उन जहरीले जीवों को देखेंगे जिन्होंने एक समय में आकर धरती से समूचे जीवन को खत्म कर दिया था। हम सूक्ष्म स्तर पर जाकर देखेंगे कि स्पेस से गिरे एक पत्थर और हमारे शरीर में एक ही जैसे तत्व मौजूद हैं। इस सफर में हमें कुदरत के सबसे गहरे राज जानने को मिलेंगे। इस सफर में हम अपने जीवन का रहस्य जानेंगे। हमारे सफर की शुरुआत होती है कुदरत के एक ऐसे नियम से जिसकी वजह से आज हम और आप यहां तक पहुंचे हैं। ये नियम बेहद कठोर और बेरहम है। इस नियम को हम कुदरत का चुनाव या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ये नियम धरती पर आदिकाल से लागू है, तभी से जब यहां जीवन की नींव रखी गई। इस नियम के तहत धरती पर पैदा हुए सभी जीवों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी और जो उसके कहर से बच पाया उसे मौका मिला धरती की खूबसूरत कुदरत का आनंद उठाने का। डायनासोर्स के समय से भी पहले से जीवों में खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद जारी है। कमजोर जानवरों को खूंखार जानवरों ने खत्म किया और खूंखारों को कुदरत के कहर ने। पर इस सब में जो भी प्रजाति अपने आसपास के माहौल से तालमेल बिठाती रही, वही वक्त में खुद के वजूद को बचाने में सफल रही। ऐसा नहीं है कि कुदरत के साथ तालमेल बिठाने में केवल ज्यादा ताकत काम में आई, बल्कि जीवों की समझदारी और खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लेने की कला ने ही कुछ खास प्रजातियों को धरती के उस कठोर माहौल में बचे रहने की ताकत दी। जीवों का आकार, उनकी बनावट, रंग और दूसरी खूबियां धरती पर उनके वजूद को बचाए रखने में सबसे अहम साबित हुई। इस बात को कछुए के अंडों से निकले ये नवजात बच्चे बड़ी आसानी से समझा सकते हैं।
अभी अभी अंडों से बाहर निकले इन बच्चों को रेत पर चलकर शिकारियों से बचते हुए समुद्र की लहरों तक जाना है। अब इनमें से जो बच्चे कमजोर और सुस्त होंगे वो शिकारियों का शिकार बनेंगे, लेकिन जो बच्चे तेज, फुर्तीले और ताकतवर होंगे वो ही समुद्र की लहरों को छू पाएंगे और फिर समुद्र के पानी में अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। यानी कुदरत ने कुछ खास खूबियों वाले बच्चों को चुना। हालांकि कुदरत का ये नियम बड़ा बेरहम है, लेकिन ऐसा हमेशा से होता आया है और इसी नियम के चलते धरती पर जीवों की अलग अलग तरह की प्रजातियां विकसित हो पाईं। यूं तो धरती पर जीवन अरबों साल से मौजूद है, मोटे तौर पर कहा जाए तो करीबन 4 अरब साल से। लेकिन इसकी शुरुआत आखिर कहां पर हुई, ये सबसे अहम सवाल है। धरती पर सबसे बड़े हिस्से में पानी की हुकूमत कायम है। समुद्र का विशाल साम्राज्य पूरी धरती पर फैला है और इसी के अंदर अरबों साल पहले बहुत छोटे जीवों ने जन्म लिया। आज हम समुद्र में बसने वाले ढेरों ऐसे जीवों को जानते हैं जिनकी कुदरत अपने आप में हैरान करने वाली है। कांच की तरह पारदर्शी जेलीफिश से लेकर एक जहाज की जितनी बड़ी मछली तक, ये सभी समुद्र की दुनिया के अजूबे हैं। आप, मैं और धरती पर रह रहे सभी जीवों के दूर के पूर्वज कभी इसी पानी के अंदर जन्मे थे। धरती के सीने पर खड़ा विशाल समुद्र का भंडार कुदरत के लिए मानो एक लेबोरेटरी जैसा था, जिसके घोल में कुदरत ने जीवन को लेकर कई तरह के प्रयोग किए, जिससे बाद में आगे चलकर कॉम्प्लेक्स लाइफ का जन्म हुआ। इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता है कि हमारे दूर के पूर्वजों ने कभी पानी से निकलकर धरती पर चलना शुरू किया होगा, और विज्ञान के पास ऐसा क्या सबूत है जो हमारे इतिहास की कड़ी को इन पानी में रहने वाले जीवों से जोड़ सके और ये साबित करे कि हमारे पूर्वज कभी इसी पानी में जन्मे थे। हमारे शरीर के कई हिस्से आज भी उन खूबियों को लिए हुए हैं जो आज से अरबों साल पहले हमारे पूर्वजों में पानी के अंदर विकसित हुई होंगी। ये मैं और आप हैं। जी हां, अपनी मां के गर्भ में इस समय हमारी उम्र केवल 24 दिन की है और इस स्टेज में हमारे सर के पास ये गिल्ड स्लिट्स मौजूद हैं, जिन्हें फेरिंगल पाउचेस भी कहते हैं। हैरानी की बात है कि मछली के अविकसित बच्चे में भी यही गिल्ड स्लिट्स पाए जाते हैं, जो आगे चलकर मछली के गलफड़ों में बदलते हैं, जबकि इंसानों में ये चेहरे, कान और जबड़ों का हिस्सा बनते हैं। इसी तरह से गर्भ में 5वें या 6ठे हफ्ते में आकर इंसानी बच्चे में एक पूंछ भी विकसित होती है, जो उस समय हमारी रीढ़ का हिस्सा होती है, लेकिन आगे की डेवलपमेंट में ये रीढ़ के निचले हिस्से में बदल जाती है। इसके अलावा फॉसिल्स की स्टडी, डीएनए और बाकी जानकारियों से हमें ये पता लगता है कि हम जिंदगी के उस पेड़ की एक छोटी सी शाख हैं, जिसमें जीवन कई करोड़ों अलग अलग रूपों और अलग दिशाओं में विकसित हुआ, लेकिन इस सब की शुरुआत उस पेड़ के एक नन्हे बीज से हुई। पर इन सब के बीच एक और जरूरी सवाल मन में पैदा होता है कि जीवन आखिर सबसे पहले पानी के अंदर ही क्यों जन्मा। आइए इसके लिए धरती के इतिहास की एक झलक देखते हैं। आज से करीबन 3.8 अरब साल पहले इस समय धरती का माहौल बेहद कठोर था। यहां ऑक्सीजन का कोई नामो निशान नहीं था और साथ ही एटमॉस्फेयर भी काफी पतला था। सूर्य की घातक किरणों से बचाने के लिए ओजोन जैसी लेयर भी इस समय मौजूद नहीं थी। जीवन के लिए खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे नए प्लेनेट पर बिना किसी रोक टोक के बिखरती थीं। धरती का समूचा माहौल जीवन के पनपने के लिए नामुमकिन सा नजर आता था।
समय के साथ धरती पर फटते ज्वालामुखियों और आसमान से बरसते उल्काओं ने धरती की ऊपरी सतह को उथल-पुथल कर दिया। बाहरी जगहों में ऐसे भीषण हालातों के मुकाबले धरती पर मौजूद पानी के अंदर कहीं ज्यादा सुरक्षित माहौल था और पानी की इसी महफूज पनाह में जीवन पहली बार धरती पर पनपा। हालांकि जिंदगी धरती पर सबसे पहले किस रूप में पैदा हुई, ये बात अब तक एक रहस्य है। कहा जाता है कि उस वक्त भी एक साथ मिलकर जिंदगी को पैदा करने वाले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर मौजूद थे, जिनसे सिंगल सेल से बने जीव पैदा हुए होंगे। लेकिन धरती पर सबसे पहले पैदा हुए जीवन को समझना शायद इतना आसान नहीं है। इसे एक लाइन में समझाना नामुमकिन है। जीवन धरती पर कैसे आया, इसे ठीक से समझने के लिए हमें विज्ञान के दूसरे पहलुओं पर भी नजर डालनी होगी। कई सवालों पर गौर करना होगा, जैसे कि एक जिंदा प्राणी आखिर क्या है, कौन सी जरूरी खूबियां ये तय कर देती हैं कि कोई चीज जिंदा है या नहीं। क्योंकि धरती पर कई चीजें ऐसी हैं जिनकी खूबियां हमसे मिलती जुलती हैं, लेकिन वे फिर भी जिंदा नहीं हैं। जैसे कि बादल हमारी तरह एक से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, हमारी तरह अपने आकार को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि बादल में अपनी कोई लाइफ नहीं है, यानी बादल हमारी तरह जीवित नहीं है। और ये सिंगल या डबल सेल लाइफ आखिर क्या है, इनमें ऐसा क्या मौजूद है जो इन्हें जिंदा प्राणी बना देता है। लाइफ की बात की जाए तो सभी जिंदा प्राणियों को हम दो तरह की खूबियों के कारण अलग कर सकते हैं। पहले वो जो सिंगल सेल से बने हैं और दूसरे वो जो कई सेल्स के आपस में मिलने से बने हैं। हम खुद खरबों छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने हैं। हमारे शरीर के ये सेल्स इतने छोटे हैं कि 10,000 सेल्स एक साथ एक पिन की नोक पर फिट हो सकते हैं। आसानी से समझा जाए तो कई सेल्स आपस में मिलकर छोटे टिश्यूज को बनाते हैं। टिश्यूज की परतें आपस में मिलकर हमारी बॉडी के किसी खास पार्ट को आकार देती हैं, जैसे कि दिल, फेफड़े, किडनी या स्किन। और ये सभी अलग अलग पार्ट जब आपस में मिलकर एक पूरे ढांचे को तैयार करते हैं तो वो जिंदा प्राणी इंसान या जानवर के रूप में पहचाना जाता है। वहीं सिंगल सेल से बने प्राणियों में केवल एक सेल ही उनकी पहचान के लिए काफी है। हालांकि ये सेल्स हमें बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी ये अपने आप में जीवन का सबसे छोटा रूप है, यानी इन्हें हम लाइफ कह सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि ये सेल्स भी खुद में सबसे छोटे नहीं हैं, बल्कि इनके अंदर भी इनके अलग अलग हिस्से मौजूद हैं, जिनका काम आपस में बटा हुआ है और जिनकी साझी गतिविधियों से मिलकर बनता है एक सिंगल सेल। आइए अब ये जानते हैं कि इन सेल्स के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपस में मिलकर एक लाइफ को जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए हमारी बॉडी के एक सेल को ले लेते हैं। सबसे पहले आती है इसकी परत, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेल को बाहरी आवरण देती है, यानी कि एक झिल्ली का काम करती है। इसे हम सेल की स्किन भी कह सकते हैं। ये कोई आम झिल्ली नहीं है, बल्कि ये पोषक तत्वों को पहचान कर उन्हें अंदर जाने देती है, जबकि जिन तत्वों से इसे खतरा है उनके लिए ये रास्ते को ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा ये सेल्स के अंदर से वेस्ट को भी बाहर जाने देती है। इसके बाद आता है सेल के अंदर भरा हुआ लिक्विड, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ लिक्विड ही भरा है, बल्कि इसके कुछ अंग ऐसे हैं जो जरूरी कामों को अंजाम देते हैं। इसके स्पेशल पार्ट कुछ खास तत्वों को बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, और प्रोटीन को यूज करके ही सेल्स अपनी ज्यादातर केमिकल प्रोसेस को अंजाम देते हैं। इसके कुछ जरूरी तरह के हिस्से खाने के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ऐसे मटेरियल में बदलते हैं जो सेल्स की एनर्जी और ग्रोथ के लिए जरूरी है। इनसे बनाए गए पोषक तत्व पूरे सेल में खास तरह की ट्यूब्स की मदद से ट्रांसफर किए जाते हैं। यानी हमारे शरीर में मौजूद सेल्स के अंदर अपना एक सिस्टम है जो हमारे द्वारा खाए गए खाने से जरूरी चीजों को लेकर लगातार ग्रोथ करते रहते हैं।
और आखिर में आता है न्यूक्लियस, जिसे हम सेल का ब्रेन भी कह सकते हैं। सेल के बीचों बीच मौजूद ये न्यूक्लियस सेल के कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। ये सेल की ग्रोथ की देखभाल करता है। साथ ही इसका काम ये भी देखना है कि सेल डिवाइड होकर अपने जैसे दूसरे सेल्स को भी जन्म दे। यानी कि सेल्स अपने आप में इन हिस्सों के बिना जीवित नहीं रह सकता। खुद को जिंदा रखने के लिए जरूरी चीजों को सेल अपने इन्हीं हिस्सों के जरिए बनाता है और ये सभी अलग अलग हिस्से मिलकर एक सेल को बनाते हैं। अब यहां समझने वाली बात यह है कि सेल जो जिंदगी का सबसे छोटा रूप है, यानी जिसे विज्ञान जिंदा मानता है, वो भी अपने अंदर ऐसे जरूरी हिस्सों को लिए हुए है जो इसके लिए काम करते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या सेल को छोड़कर उनके अंदर मौजूद अलग अलग हिस्से खुद में जीवित हैं? क्या अगर हम एक सेल के अंदर से न्यूक्लियस को बाहर कर दें तो क्या वो अपने आप में जिंदा रह पाएगा? क्या न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म खुद कोई बिसात नहीं रखते? क्या ये अकेले अपने आप में जिंदा हैं? तो इसका जवाब है नहीं। सेल के ये हिस्से बेशक मिलकर पूरे सेल को बनाते हैं। सेल अपने आप में इन सब के साथ जिंदा कहा जा सकता है, लेकिन अकेले इन हिस्सों की अपनी कोई जिंदगी नहीं है। ये साथ मिलकर ही एक लाइफ के रूप में पहचाने जाते हैं। लेकिन ये सब बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि साइंटिफिक तौर पर जिंदगी अपने आप में क्या है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तभी हम इसके गहरे रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे। लेकिन आइए अब हम इन छोटे सेल्स के पार्ट को और गहराई में जाकर देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेल्स के ये सभी हिस्से अपने आप में आखिरी सबसे छोटी यूनिट नहीं है, बल्कि ये इनसे भी छोटे मैक्रोमोलिक्यूल्स से मिलकर बने हैं। सेल के अंदर के न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और बाकी दूसरे हिस्से कुदरत में पाए जाने वाली दूसरे तत्वों से बने हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। तो क्या ये मैक्रोमोलिक्यूल ही सबसे छोटी यूनिट हैं? जी नहीं, इनका निर्माण भी साइज में इनसे कई गुना छोटे कणों से हुआ है। उदाहरण के लिए प्रोटीन को ले लेते हैं। प्रोटीन हमारे सेल की ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी तत्व है, लेकिन ये आखिर बना किससे है? प्रोटीन को तोड़ने पर हमें सैकड़ों या हजारों की संख्या में अमीनो एसिड्स मिलते हैं। ये अमीनो एसिड्स आपस में एक खास पैटर्न में जुड़कर किसी खास तरह के प्रोटीन को बनाते हैं। हैरानी की बात है कि 20 तरह के अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर हजारों तरह की अलग अलग शेप में जुड़कर एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरह के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो क्या ये अमीनो एसिड्स हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट हैं? जी नहीं। सभी तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स साइज में इनसे भी छोटी यूनिट से मिलकर बने हैं। जी हां, आपने एटम्स के बारे में जरूर सुना होगा। एटम्स और इसके पार्ट न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन्हीं अलग अलग तरह के एटम्स के मिलने से हमारे शरीर को बनाने वाले ये मैक्रोमोलिक्यूल बने हैं। आइए इस चेन को एक सीधी लाइन में आसानी से समझते हैं। किसी भी जिंदा प्राणी का शरीर अलग अलग हिस्सों के मिलने से बना है, जैसे कि दिल, दिमाग, फेफड़े वगैरह वगैरह। ये सभी अंग टिश्यूज की परतों से मिलकर बने हैं। ये टिश्यूज बने हैं छोटे छोटे सेल्स के मिलने से। इन सेल्स का निर्माण होता है प्रोटीन जैसे एलिमेंट से। प्रोटीन बना है अमीनो एसिड्स जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स से, और मैक्रोमोलिक्यूल्स बने हैं अलग अलग तरह के एटम्स के एक साथ जुड़ने से। लाइफ का एक कॉम्बिनेशन अपने आप में पेचीदा है, जिसे हमने अभी मोटे तौर पर जान लिया। इस मुश्किल कड़ी को सुलझाने से ये तो पता लग जाता है कि जिंदगी आखिर किन छोटे कणों से मिलकर बनी है। लेकिन इससे हमें ये पता नहीं चलता कि धरती पर जीवन सबसे पहले आखिर कैसे पैदा हुआ होगा, क्योंकि जीवित प्राणी को पैदा करने के लिए भी किसी दूसरे जीवित प्राणी की जरूरत होती है। तो सबसे पहला जिंदा प्राणी दुनिया में आखिर कहां से आया होगा? क्या साइंस ये बता सकता है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई? इस विषय में अब तक पूरी तरह से परफेक्ट एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है, लेकिन दुनिया भर में वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के समूह दिन रात इस रहस्य की परतों को खोलने में लगे हैं, और हम इन्हीं लोगों के द्वारा की जाने वाली खोजों और एक्सप्लेनेशंस को जानने वाले हैं, जिनसे हमें ये समझ आ सके कि आखिर धरती पर जीवन आया कहां से। डार्विन की थियरी के हिसाब से जिंदगी का ये रूप अरबों साल पहले एक बेहद सिंपल सी फॉर्म में जन्मे
किसी जीव से शुरू होकर धीरे धीरे समय के साथ जटिल होता गया। यानी शुरू में जन्मे जीवों का आकार, उनके अंग और उनके अंदर चल रही केमिकल प्रोसेस समझने में उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी आज के जीवों को लेकर हैं। शुरू में उनकी खूबियां और उनके अंदर चल रही गतिविधियां काफी सिंपल थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जन्म लेने वाले नए जीवों में अपनी पूर्वजों की तुलना में काफी बदलाव आने लगा। उनमें नए अंग और नई खूबियां विकसित होने लगी। आइए इसे और आसानी से समझने के लिए हम साइंस की एक ऑब्जर्वेशन पर नजर डालते हैं। कोई भी जीवित प्राणी जब भी अपनी संतानों को जन्म देते हैं तो पैदा हुई संतानें कुछ नई खूबियों के साथ जन्म लेती हैं। पैदा हुए जिन बच्चों में नई खूबियां माहौल के हिसाब से ठीक नहीं बैठती, ऐसे बच्चों की जीने की संभावना कम हो जाती है। यानी बड़े होते होते ये बच्चे माहौल की कठोरता से हार मान जाते हैं और अपने जैसे बच्चे पैदा करने की उम्र तक मर जाते हैं। आइए इसे और आसानी से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टिड्ढों का रंग हरा ही क्यों होता है? इसके पीछे एक बड़ी वजह होनी चाहिए। चलिए उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि शुरू में कभी टिड्ढों की प्रजातियां एक से ज्यादा रंग की रही होंगी, लेकिन पेड़ पौधों के बीच रहने वाले इन टिड्ढों में ऐसे टिड्ढों को शिकारियों से बचने में मदद मिली जिनका रंग हरा था। हरे रंग के होने के कारण ये पेड़ पौधों के बीच शिकारियों को जल्दी से नजर नहीं आते थे और दूसरे टिड्ढों के मुकाबले ये ज्यादा सुरक्षित रहते। समय के साथ दूसरे रंग के टिड्ढों का शिकार तेजी से हुआ और बचे रह गए हरे रंग के टिड्ढे। आगे चलकर हरे रंग के टिड्ढों ने अपनी संतानों को जन्म दिया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी खुद को और सुरक्षित बनाने के लिए अपने अंदर बदलाव करते चले गए। यहां गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे बच्चे जो अपनी कमियों की वजह से माहौल से तालमेल बिठाने में सफल नहीं रहे, उनकी संख्या कम होती गई और वो सामान्य पैदा हुए बच्चों के मुकाबले अपनी तादाद बढ़ाने में पिछड़ गए, जिसका नतीजा हुआ कि माहौल से तालमेल बिठाने वाली खूबियों को लेकर पैदा होने वाली प्रजाति ज्यादा संख्या में पनपती चली गईं। इन जीवों की खूबियां आगे चलकर इतनी बदल गईं कि इन्होंने एक नई प्रजाति के रूप में खुद को विकसित कर लिया और इन्हें इनके पूर्वजों से पहचानना मुश्किल होता गया। धीरे धीरे आए इस बदलाव को ही जीवों का क्रमिक विकास या एवोल्यूशन कहा गया और धरती पर अरबों सालों के विकास में जीवन अनगिनत रूपों में विकसित हुआ। धरती पर पाए गए जीवाश्मों के रिकॉर्ड इसकी प्रामाणिकता को और भी पक्का कर देते हैं। फॉसिल्स की स्टडी की मदद से जैसे जैसे हम वक्त में पीछे जाते हैं, जीवों की कुदरत समझने में आसान होती जाती है और इसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह नतीजा निकाला कि आज से करीबन 3.5 अरब साल पहले लाइफ बहुत ही सिंपल से सेल के रूप में जन्मी होगी। लेकिन अब भी ये सवाल सामने आता है कि सबसे शुरू में पैदा हुआ वो सिंपल सा सेल भी कहां से आया होगा, क्योंकि आज हमारे सामने मौजूद सिंपल से बैक्टीरिया की कुदरत भी इतनी मुश्किल है कि उसका एक स्टेप में पनप जाना नामुमकिन है। यानी लाइफ के इतने सिंपल रूप को भी विकसित होने में कई पीढ़ियों का समय लगेगा। तो सबसे पहले पैदा होने वाले वो छोटे और सिंपल से सेल दुनिया में कहां से आ गए? इस बात का एक लॉजिक यह है कि सबसे पहले पैदा होने वाले ऐसे जीव जो खुद के जैसे जीवों को जन्म दे सकते होंगे, उनका जन्म एवोल्यूशन से नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसका कारण आप जानते हैं, जीवों में एवोल्यूशन होने के लिए उनका प्रजनन करना जरूरी है। अगर वो अपनी नस्ल को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे नहीं बढ़ाएंगे तो उनमें एवोल्यूशन होगा ही नहीं। इसलिए धरती पर पैदा होने वाला सबसे पहला जीवन आखिर किस रूप में जन्मा था, इस बात को समझने के दूसरे तरीके हमें देखने होंगे। एक आइडिया जिसके बेस पर वैज्ञानिक लाइफ को लेकर नई खोजें कर रहे हैं और जीवन के रहस्य को सुलझाने में कुछ हद तक कामयाब हो पाए हैं। ये आइडिया कहता है कि लाइफ यानी जीवन का जन्म केमिस्ट्री से हुआ। दुनिया में हर चीज बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, यहाँ तक कि हवा और रोशनी भी। जिस रोशनी को हम देख रहे हैं वो इतने छोटे कणों के आपस में मिलने से बनी है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यही छोटे कण आपस में मिलकर अपने से बड़े कणों यानी मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं और यही मॉलिक्यूल्स फिर आपस में मिलकर किसी बड़े स्ट्रक्चर या जीव को आकार देते हैं। पूरी दुनिया बल्कि पूरा यूनिवर्स इसी तरह के छोटे छोटे कणों के आपस में मिलने से बना है
और इनके इसी बिहेव को स्टडी करना ही केमिस्ट्री का अध्ययन है। लेकिन यहाँ हम केमिस्ट्री के उस हिस्से की बात करेंगे जो ये कहता है कि इन्हीं छोटे कणों के आपस में मिलने से अचानक लाइफ का जन्म होता है। जिंदगी को जन्म देने वाली केमिस्ट्री कुछ जरूरी बातें हमें बताती है, जिनमें सबसे अहम बात है कि जिन अलग अलग छोटे कणों या हिस्सों से मिलकर जीवन बना है, उनका एक साथ एक टीम की तरह काम करना जरूरी है, जिसे हम मेटाबॉलिक पाथवेज कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी जाना था कि सेल के अलग अलग हिस्से एक साथ मिलकर सेल की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। यहाँ तक कि एक आम से दिखने वाले पौधे के सेल में भी ऐसी ढेर सारी प्रोसेस चल रही होती हैं, जिनमें अलग अलग हिस्सों को एक साथ सेल की ग्रोथ के लिए काम करना, अलग अलग प्रोसेस से खाने के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उन्हें एनर्जी में बदलना, ये कुछ ऐसे काम हैं जो मेटाबॉलिज्म का हिस्सा हैं। और जीवन की केमिस्ट्री में सबसे अहम चीज यही है, बिना मेटाबॉलिज्म के लाइफ नहीं हो सकती। सेल की ग्रोथ और उसके लिए जरूरी एनर्जी पैदा करने का सारा सिस्टम मेटाबॉलिज्म कहलाता है, और बिना मेटाबॉलिज्म के जीवन का लगातार बने रहना नामुमकिन है। लाइफ की केमिस्ट्री एक और जरूरी बात हमें बताती है कि जिंदा सेल्स कुछ खास तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। जिंदा प्राणियों के शरीर को बनाने वाले कुछ अहम तत्व जैसे कि अमीनो एसिड्स, शुगर वगैरह, ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और अपनी कुदरत से कहीं ज्यादा मुश्किल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जैसे कि जीन, प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन वगैरह। और आगे ये चेन जारी रहती है, जिससे एक लाइफ का जन्म होता है। पुराने समय में यह माना जाता था कि हमारे शरीर को बनाने वाले ये मॉलिक्यूल्स सिर्फ जिंदा प्राणियों में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा जीवन से जुड़ी एक और पहेली सभी को परेशान करती आई कि कैसे जिंदा प्राणियों के अंदर होने वाली सारी गतिविधि उसे जिंदा बनाए रखती हैं। पुरातन विज्ञान के लिए ये बातें अनसुलझी पहेलियों की तरह थीं। वे इसके पीछे किसी रहस्यमयी ताकत का हाथ मानते थे। लेकिन 1828 में फ्रेडरिक वोहलर नाम के जर्मन केमिस्ट ने लैब में यूरिया का निर्माण कर दिखाया। यूरिया जो कि हमारे पेशाब में पाया जाता है, लेकिन जीवित प्राणी के शरीर द्वारा बनाया गया एक तत्व लैब में किए गए प्रयोगों से बन सकता है। ये बात उस समय विज्ञान में जीवन की समझ को लेकर एक नया मोड़ लाई। हमारे शरीर के ऐसे तत्व जिनके बारे में ये माना जाता रहा कि उनका मिलना केवल जीवित प्राणियों में ही मुमकिन है, यूरिया के लैब में बन जाने से इस बात को चुनौती मिली और एक नई तरह की थियरी सामने आई। जीवन को बनाने और उसे चलाने के पीछे किसी रहस्यमयी ताकत का हाथ नहीं, बल्कि केमिस्ट्री का हाथ है। कुदरत में मौजूद अलग अलग तत्व आपस में मिलकर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन करते हैं जिनसे जीवन का जन्म होता है, और उसी के जैसे दूसरे केमिकल रिएक्शन पैदा हुए उस नए जीवन को सरवाइव करने के लिए जरूरी चीजें मुहैया कराते हैं, जैसे कि एनर्जी। आधुनिक जगत में लैब में कई तरह के मॉलिक्यूल्स और सेल्स की एक्टिविटी को बना लिया गया है, जिसने जीवन से जुड़े उस रहस्यमयी ताकत के कॉन्सेप्ट को लगभग खत्म कर दिया है और सबको सुझाया है कि कुदरत में पाए जाने वाले बेजान तत्वों के आपस में मिलने से एक जीवित प्राणी का जन्म हो सकता है। खोजकर्ताओं ने हाल ही में जीवन के लिए कुछ ऐसे ही जरूरी तत्वों को मीटेरॉइड्स के अंदर भी खोज निकाला है, जैसे कि अमीनो एसिड और शुगर। चट्टानों के जो छोटे टुकड़े पत्थर के रूप में स्पेस से आकर धरती पर गिरे, उनके अंदर जीवन के लिए जरूरी तत्वों का पाया जाना इस बात का सबूत है कि ऐसे खास तत्व पूरे ब्रह्मांड में हमें कहीं भी मिल सकते हैं, और शायद ये अरबों साल पहले भी धरती पर मौजूद थे। हैरानी की बात है कि कुदरत कैसे कुछ बेजान तत्वों से जो खुद में जिंदा नहीं होते को आपस में मिलाकर एक जिंदा प्राणी को पैदा कर देती है। विज्ञान ने इसके अलावा एक और प्रोसेस खोजा है जिसमें कुछ खास तरह के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी सोर्स के साथ छोड़ दिया गया, और कुछ समय बाद उन्हें देखने पर यह पाया गया कि वे सभी बेजान मॉलिक्यूल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर अपने से बड़े और कुदरत में कहीं ज्यादा पेचीदा मॉलिक्यूल्स को जन्म दे रहे हैं। समय गुजरने पर लैब में किए गए प्रयोगों ने यह भी साबित किया कि केमिकल रिएक्शन की एक पूरी चेन कुदरत से मिले हालातों के हिसाब से खुद ही जन्म लेती है, और जिंदा सेल्स की तरह उनके अंदर भी एनर्जी को जनरेट करने का एक प्रोसेस तैयार होता है।
इसी तरह की खोजों में वैज्ञानिकों ने कई तरह के कुदरती चमत्कार भी देखे, जिसमें कुछ खास तरह के मॉलिक्यूल खुद ही एक साथ मिलकर सेल की मेम्ब्रेन जैसी शेप में जुड़ते हैं। कुछ तो इस तरह के स्ट्रक्चर भी बनाते हैं जो दिखने में हमारे डीएनए के धागों जैसे लगते हैं। यानी जीवन की कठिन पहेली की कुछ कड़ियां हमारे हाथ लगी हैं, लेकिन विज्ञान ने जीवन का आखिरी राज जान लिया है, ये कह देना भी गलत होगा। इस पर अभी काम चल रहा है। जीवन सबसे पहले आखिर किस रूप में धरती पर आया होगा? क्या उसकी कुदरत आज के जीवन जैसी थी? ये कुछ सवाल आज भी विज्ञान के लिए बेहद मुश्किल पहेलियां हैं। कैसे कुछ खास तरह के बेजान तत्व आपस में मिलकर एक टीम की तरह काम करने लगते हैं और अपने साझे काम की पेचीदगी को इस हद तक ले जाते हैं कि जेनेटिक कोड जैसे बेहद मुश्किल सिस्टम का जन्म होता है। कुछ इसी तरह अरबों साल पहले भी हुआ होगा, जब पानी की उस सुरक्षित पनाह में बेजान मॉलिक्यूल्स के आपस में मिल जाने से अचानक एक जीवित प्राणी ने जन्म लिया होगा। और यही प्राणी धरती पर जीवन के उस पेड़ का बीज साबित हुआ जिसकी करोड़ों अलग अलग शाखों पर जिंदगी अरबों सालों में खरबों पत्तों के रूप में जन्मी। हमने अब तक जाना कि कैसे पानी के अंदर सबसे पहले जीवन पनपा होगा। सबसे पहले जन्मे सूक्ष्म जीव जो आगे चलकर धरती पर बसने वाले सभी प्राणियों के पूर्वज साबित हुए, और इन्हीं जीवों में किसी गहरे समुद्र या किसी झील में हमारे जटिल डीएनए बनने की पहली कवायद शुरू हुई होगी। हमने समझा कि सबसे पहले धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो जीवन कई अलग अलग रूपों में धरती पर जन्मा होगा, लेकिन एक खास तरह के जीवों ने धरती की कुदरत पलट देने का कारनामा कर दिखाया और धरती को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के तटों पर मौजूद सूक्ष्म जीवों के एक जगह जमा होने से बनी ये पत्थर जैसी संरचना अपने आप में सबसे पुरानी और अनोखी है। इन्हें स्ट्रोमेटोलाइट्स कहा जाता है। ये साइनोबैक्टीरिया नाम के बेहद सूक्ष्म जीवों का घर है। ये बैक्टीरिया एक चिपचिपे पदार्थ को रिलीज करता है जिस पर रेत और तलछट चिपककर एक पत्थर जैसी संरचना का रूप ले लेते हैं। पानी में मौजूद ये पत्थर अरबों साल पुराने भी हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रोमेटोलाइट्स धरती पर जीवन के सबसे पहले बने रूपों में से एक हैं। ये पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और ये ऐसा अरबों सालों से करते आ रहे हैं। धरती पर मौजूद सबसे पुराने स्ट्रोमेटोलाइट्स का समय 3.5 अरब साल के करीब दर्ज किया गया है। लेकिन शांत से दिखने वाले इन पत्थरों ने कभी धरती पर मौजूद लगभग सारे जीवन को विलुप्त कर दिया था। इनके समूह ने धरती के एटमॉस्फेयर में एक ऐसी जहरीली गैस छोड़ी थी जिससे उस वक्त मौजूद ज्यादातर प्राणियों का जीवन खत्म हो गया, और वो जहरीली गैस थी ऑक्सीजन। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये बात सच है। धरती के एटमॉस्फेयर में करीबन 3 अरब साल पहले तक ऑक्सीजन का लेवल आज के जितना नहीं था। आज जितनी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है उससे काफी कम ऑक्सीजन उस वक्त मौजूद थी, और धरती पर बसने वाले प्राणियों की कुदरत आज के प्राणियों से कुछ अलग थी। वे सभी ऑक्सीजन पर नहीं पलते थे। ऐसा नहीं है कि उस वक्त स्ट्रोमेटोलाइट्स ऑक्सीजन नहीं बना रहे थे, लेकिन उस वक्त तक धरती पर लोहे यानी आयन की मात्रा काफी ज्यादा थी, जिससे मुक्त हुई ऑक्सीजन का ज्यादातर हिस्सा आयन के साथ मिलकर आयन ऑक्साइड यानी लोहे की जंग में बदल रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ लोहे की मात्रा कम होने लगी, ऑक्सीजन का बड़ा हिस्सा एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने लगा और धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे एक ग्लोबल क्राइसिस पैदा हो गया, और उस वक्त के ज्यादातर जीवों के लिए ऑक्सीजन जहरीली साबित हुई। तब धरती पर जीवन मानो खत्म सा हो गया था। लेकिन किसी भी चीज को पूरी तरह से खत्म करना नामुमकिन होता है, और तब भी वैसा ही हुआ। धरती पर कुछ अनोखे जीव ऐसे बच गए जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सरवाइव कर गए, और तभी से जीवन की एक ऐसी शाख पैदा हुई जिसका आधार ऑक्सीजन बनी। धरती पर ऐसे जीवों का जन्म हुआ जो ऑक्सीजन पर जिंदा रहते हैं।
ऑक्सीजन पर पलकर ही धरती के इतिहास में बेहद अनोखे और अद्भुत जीव पैदा हुए, जिसमें लाखों साल पुराने 2 फीट तक के कीड़े, 100 फीट लंबे डायनासोर्स और 90 फीट बड़ी ब्लू व्हेल तक शामिल है। अरबों साल पहले आए एक बदलाव ने धरती की कुदरत को बदल कर रख दिया और धरती पर जीवन एक नए सिरे से पनपा। जीवन की जो कहानी आज हमने सुनी वो हमारे सफर का एक बेहद छोटा हिस्सा थी। हमसे लगातार सवाल पूछते हमारे जिज्ञासु दिमाग में अभी कई प्रश्न और हैं जिनके नए सफर हमें आगे भी तय करने हैं। सोचिए कैसा होता अगर धरती पर ऑक्सीजन की जगह किसी दूसरी गैस पर जीवन पल रहा होता। क्या वो जीव हमारे जैसे होते? और यदि जीवन बेजान चीजों के मिलने से बना है तो ब्रह्मांड के दूसरे कोनों में वो किस रूप में होगा?